जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 14 का जुडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसमें हम लोगों ने धारा 203 तक देख लिया था। अब इसके गतांग से आगे का हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात हमने कहा था कि धारा 203 जो है धारा 183 की इक्वावेलेंट है, और इसको जो है ये 183 जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है उसके इक्वावेलेंट है। और उसके साथ हम लोग धारा 188 को पढ़ते थे, जिसमें ये वर्णन किया गया था कि भारत के बाहर किया गया अपराध जिसमें खुले समुद्र या अन्यत्र किसी पे बात कही गई थी, तो यहाँ जल यात्रा की जो बात कहा जा रहा है तो वह जल यात्रा ये भारत के भीतर की बात है धारा 203 में। और जो धारा 208 में इसके साथ पढ़ेंगे वो जल यात्रा की जो बात कर रहा है वो भारतीय सीमा के बाहर की जल यात्रा की बात कर रहा है। तो अब इसको हम लोग आगे देखेंगे धारा 208 में क्या कहा गया है, जो कि धारा 188 में पूर्व के संहिता में वहाँ कहा गया था। अब हम लोग चलते हैं धारा 204 पे। ये कह रहा है कि 204 में कि एक साथ विचारणे अपराधों के लिए विचारण का स्थान क्या होगा। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेज ट्राइबल टुगेदर वेयर the offenses committed by any person are such that he may be charged with the tried at one trial for each such offence by virtue of the provisions of section 242, section 243 और section 244। अब इसके कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जो कि धारा 242, 243 और 244 के बंदों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। अब यहाँ ये कह रहा है कि एक साथ विचारण अपराधों के लिए विचारण का स्थान क्या होगा, तो ये वहाँ रिलेट कर रहा है जहाँ अध्याय 11 में हम लोग पढ़ते थे चार्ज फ्रेम जो होता था 211 से। वहाँ पे आप लोग देखते थे कि कई मामलों में एक से अधिक और 3 से कम जो 1 साल के भीतर कोई ऐसे अपराध होते थे जिसका एक साथ विचारण किया जा सकता था, या कई अभियुक्तों को मिलाकर एक साथ विचारण किया जा सकता था। तो उसी की ये बात कर रहा है जो कि यहाँ पे धारा 242 और 243, 244 में दिया गया है, जो कि वहाँ पर धारा 219 और 220, 221 में वर्णन किया गया था। अथवा ये कह रहा है कि द ऑफेंस ऑफ आर ऑफेंसेज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन आर सच दैट दे मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 246, जो कि इक्वावेलेंट है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के 223 के। द ऑफेंसेज मे बी इंक्वायर्ड इनटू आर ट्राइड बाय एनी कोर्ट competent to inquire into or try any of the offense। मतलब इसका विचारण और ट्रायल कहाँ हो सकता है, तो कह रहा है कि वहाँ अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। मतलब अगर जो एक साथ किसी का विचारण हो रहा है, ऐसे कंडीशन में जो धारा 242, 243, 244 या 246 के कंडीशन आते हैं धाराओं में, तो वहाँ पे उन न्यायालय द्वारा जो सक्षम न्यायालय है जिसका जांच और विचारण किया जा सकता है कर सकता है। अब धारा 205 कह रहा है कि पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीज़न। अब ये अगर जो कोई विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति किसके पास होगा, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रिसाइडिंग provisions of this chapter, the state government may direct that any case or class of cases committed for trial in any district may be tried in any session division। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि
किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को ये पावर होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो आदेश द्वारा इस बात को निश्चित करे कि कौन से क्लास के लोग का के मामला या कौन सा मामला जो कमिट किया गया है उसको किस जिला न्यायालय द्वारा सुना जाएगा या किसी सेशन खंड के उसमें सुना जाएगा। लेकिन प्रोविजो एक बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिपुग्नेंट to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the Constitution or under this Samhita or any other law for the time being in force। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में ही कोई आदेश कर दिया गया है इस विषय पर कि वहाँ सुना जाना चाहिए, तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब एक हाई कोर्ट को पावर यहाँ फिर धारा 206 में दे रहा है कि द हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी या ट्रायल शैल टेक प्लेस। तो इसको ये कह रहा है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा यदि ऐसा क्लियर करने में दिक्कत हो रहा है कि डाउट है कि किस डिस्ट्रिक्ट में उसका इंक्वायरी और ट्रायल होना है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके द्वारा होगा। Where two or more courts have taken cognizance of the same offence and a question arise as to which of them ought to inquiry into or try that offence, the question shall be decided। क्या होगा? पहला करा if the courts are subordinate to the same high court by the high court, तब क्या करेगा? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। कब? जब एक ही हाई कोर्ट के अधीन सबऑर्डिनेट जो है आते हैं अन्य कोर्ट। दूसरा कह रहा है कि इफ़ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज अपीलेट क्रिमिनल जुरिडिक्शन द प्रीसीडिंग वर फर्स्ट कमेंस्ड। अब ये कह रहा है कि अगर जो मान लीजिए कि एक से अधिक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में कोई सेशन खंड आ रहा है और जहाँ पे ये मामला है तब कहाँ होगा, तो ये कह रहा है कि पहली बार जिस भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया गया इस चीज़ के लिए, तो वही हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके यहाँ ये इंक्वायरी और ट्रायल होगा। एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। और इसके बाद कह रहा है कि तब उस अपराध के संदर्भ में अन्य सब कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी, मतलब जहाँ और जगह चल रहा होगा वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा और उस न्यायालय द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा जिसको हाई कोर्ट डिसाइड करके बताए। अब धारा 207 में कह रहा है कि पावर टू इशू समन्स आर वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार से ये इमरजेंसी पावर के रूप में दे रहा है मजिस्ट्रेट को। कह रहा धारा 207 ये जो कि धारा 187 की इक्वावेलेंट है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 187 रही उसी के एकदम हुबहू है। अब इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, बांड और बेल बांड को रखा गया है, बाकी कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। वेन ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सीज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन हैज कमिटेड आउटसाइड सच जुरिडिक्शन वेदर विद इन आर आउटसाइड इंडिया एन ऑफेंस विच कैन नॉट अंडर the provisions of section 197 to 205 both inclusive or any other law for the time being in force be inquired into or tried within such jurisdiction but is under any law for the time being in force tribal in India, such magistrate may inquiry into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner herein before provided to appear before him, and sends such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or if such offence is not punishable with death or imprisonment for life, and such person is ready to any willing to give bail the satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond or bail bond for his appearance before the magistrate having such jurisdiction। अब यहाँ ये कह रहा है कि जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को
जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे भारत के अंदर या बाहर, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण धारा जो है 197 से लेकर 205, जो कि दोनों समाहित है, तक की धाराओं में, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं हैं, उपबंध के अधीन या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है, किंतु जो तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय ही है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो ऐसी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व बंधित प्रकार से विवश कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप से जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसे अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंधपत्र ले सकता है। अब इसके कहने का तात्पर्य यही है कि वह व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिडिक्शन का रहने वाला है, लेकिन अपराध कहीं अन्य जगह किया है, चाहे वो भारत के बाहर या भारत के अंदर, और वह अपराध विचारणीय कहाँ है, भारत के भीतर उसका विचारण होना है, लेकिन वो धारा 197 से 205 के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल पावर दे दिया गया है कि उस व्यक्ति का, जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति अपराधी जो है रहता है, उसके यहाँ के लोकल जुरिडिक्शन को रखने वाला जो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का कोई भी जो अथॉरिटी है, उसका जो है इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है, उसको समन भेज सकता है, और यदि आजीवन कारावास और मृत्यु एवं आजीवन कारावास से कोई दंडनीय अपराध का दंडनीय नहीं है, उसने कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं कारित किया है, तो वो उसको सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और साथ में बेल भी दे सकता है। व्हेन देयर आर मोर मजिस्ट्रेट्स देन वन हैविंग सच जुरिडिक्शन and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the high court। अब जहाँ मजिस्ट्रेट ही कंफ्यूज हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जुरिडिक्शन है कि किसी और का जुरिडिक्शन है, और यही मामला फंसा हुआ है, लेकिन वो जो धारा 197 से लेकर के 205 की श्रेणी में नहीं आता, उन सब मामलों के लिए बात कर रहा है धारा 2, न कि सामान्य मामले में, क्योंकि सामान्य मामले तो धारा 197 से लेकर के 205 में कवर्ड हो जा रहे हैं। तो ऐसे मामले में क्या करेगा वो, द केस शैल बी रिपोर्टेड फॉर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को ऑर्डर करने के लिए रिपोर्ट कर देगा। अब जो हम लोग धारा जो 188 कह रहे थे, जो धारा 203 के इसमें इक्वावेलेंट था, 188 जो था कि उसको जो है हम लोग कह रहे थे 208 की इक्वावेलेंट है यहाँ पर, और जो इसको धारा 203 के साथ पढ़ने की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक चीज़ बढ़ाए है, वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब है क्या, देखिए ये कह रहा है वेन द एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाई ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज आर इल्सवेयर। ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र किया गया है, बाई ए पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन एनी शिप आर एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में रजिस्ट्रित किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब ये कह रहा है कि ही में बी dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within in India at which he may be found। या तो वो जहाँ मिल जाए वहाँ पर, अथवा वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, जहाँ कोई उसके खिलाफ जो है मामला पंजीकृत हो जाए। ये एक चीज़ नया बढ़ाया है, क्योंकि पुराने वाले में सिर्फ इतना कहा गया था कि तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया जहां वह पाया गया हो। लेकिन एक लाइन और यहाँ बढ़ा रहा है, आर वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, चाहे वो कहीं एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया हो ये उसके अपराध के संबंध में, तो वहाँ पर भी उसका
इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रोविजो कह रहा है ऐसे मामलों में, प्रोवाइडेड दैट नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायरी इनटू आर ट्राइड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे मामले में कह रहा है कि तब तक उसका जो है विचारण और जांच नहीं किया जाएगा जबकि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी न ले ली गई हो। तो ऐसे मामलों में जो ए और बी के कंडीशन है, इसमें उसकी पूर्व जो है अनुमति ज़रूरी है, केंद्रीय सरकार की अनुमति, पूर्व अनुमति ज़रूरी है। अब इसके बाद से आखिरी जो धारा है इसमें, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। यदि भारत के बाहर कोई अपराध किया गया है तो उसके बारे में साक्ष्य कैसे लिया जाएगा। कर वेन एनी ऑफेंस अलेज टू हैव बीन committed in the territory outside India in being inquired into or tried under the provisions of Section 208, the central government may, if it thinks fit, direct that copies of deposition made or exhibits produced either in physical form or in electronic form before a judicial officer in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking evidence as to the matters to which such डिपोजिशन और एग्जिबिट रिलेट्स। अब ये कह रहा है कि जो धारा 208 में दिया गया है इस टाइप के केस में क्या होगा, तो ये कह रहा है कि जब किसी ऐसे अपराध की जिसकी भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना कथित है, जांच या विचारण धारा 208 के बंदों के अधीन किया जा रहा है, तब यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसे किन्हीं बातों के बारे में जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्शन संबंधित है साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। अब ये जो एक नया चीज़ इसमें आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की जोड़ दिया है, तो यहाँ पे यह भी इंक्लूड करते हुए कि इसको जो है कमीशन जारी कर सकता है और उस कमीशन द्वारा जो भी साक्ष्य लिया जाएगा वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने पे उसका साक्ष्य ग्राह्य होगा और इससे व्यक्तियों का फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। तो हम लोगों ने देखा धारा 204 से लेकर के 209 तक कि किसी अपराध का विचारण और जांच कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा, हमने पूरा बेयर प्रोविज़न ही पढ़ा है, कहीं अलग से कोई कमेंट्री नहीं पढ़ी है। तो आप लोग भी बेयर ज़रूर देखिएगा, मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।